हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 17 ऑफ मार्च के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन काफ़ी दिनों में न्यूज़ में है। तो क्या है ये? वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक रिपोर्ट सबमिट करी गई है। जो रामनाथ कोविंद जी है, उन्होंने एक पैनल बनाया था। तो उस पैनल की एक जो रिपोर्ट बनकर तैयार हुई है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, उस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को सबमिट कर दिया गया है। हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। अब ये है क्या वन नेशन वन इलेक्शन? तो अंडर वन नेशन वन इलेक्शन जो लोकसभा की इलेक्शंस है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की इलेक्शन है, ये सारी की सारी इलेक्शंस साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया क्या कहता है कि जो लोकसभा की इलेक्शंस है और स्टेट असेंबलीज की इलेक्शन है, ये एक ही फेज में होनी चाहिए। क्योंकि अब होता क्या है, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग टाइप पे इलेक्शंस होती है, तो उस पर खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो क्यों ना जो स्टेट असेंबलीज की इलेक्शंस है उनको लोकसभा की इलेक्शंस के साथ ही करवा दिया जाए, सो दैट कि जो भी कॉस्ट है वो थोड़ी कम हो जाए। तो इसके अकॉर्डिंग जो लोकल बॉडी पोल्स होती है वो भी विद इन 100 डेज उनको भी इनके साथ ही सिंक्रोनाइज किया जाएगा। राइट। अब इसको लेकर काफी सारे सवाल हो रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कुछ बोल रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। रीजन बीइंग के कई बार क्या होता है, हंग पार्लियामेंट की प्रॉब्लम आ जाती है या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी असेंबली में पास हो जाता है, हंग असेंबली या हंग पार्लियामेंट, तो उस केस में ये वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ पे एक इन्होंने आइडिया दिया है कि जैसे किसी स्टेट में हंग असेंबली या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो रहा है या फिर लोकसभा में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो रहा है, सरकार गिर जाती है, तो उस केस में जो फ्रेश इलेक्शंस करवाए जाएंगे, लोकसभा के हो या फिर किसी भी स्टेट असेंबली के हो, तो उसका जो टर्न्योर रहेगा वो बाकी की जो अनएक्सपायर्ड टर्म है उसके लिए होगा। राइट। अब ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया है ये अभी के लिए तो पॉसिबल है नहीं है। तो इन केस अगर ये पास होता है तो उस केस में जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो मुद्दा है ये कब से शुरू हो सकता है? 2029 से। फिलहाल के लिए 2024 में तो पॉसिबल है नहीं है। तो 2029 में क्या होगा, 2024 से लेकर 2029 के बीच में जितनी भी स्टेट इलेक्शंस होंगी, अब उनका जो टेन्योर रहेगा वो 2029 तक का रहेगा। जैसे कि किसी का 3 साल का हो जाएगा, किसी का 4 साल का हो जाएगा। जिनकी 24 में इलेक्शंस है स्टेट्स की, उनका 5 साल का हो जाएगा। तो 2029 के अंदर पूरी की पूरी स्टेट्स और लोकसभा की इलेक्शंस एक साथ करवाई जाएगी। राइट। अब उसके बाद सपोज 2030 में या 2031 के अंदर सपोज किसी भी, अब ये जो 2029 में इलेक्शंस होएगी ये कब तक की होएगी? 2034 तक की। अब सपोज किसी स्टेट के अंदर 2031 में जो स्टेट असेंबली है वो डिसॉल्व हो गई है, या फिर पार्लियामेंट में सपोज नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है, डिसॉल्व हो गई है लोकसभा ही, तो उस केस में अगर 2031 में किसी भी स्टेट की या असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो रही है, तो उसकी जो फ्रेश इलेक्शन होगी उसके बाद जो गवर्नमेंट बनेगी उसका टर्न्योर 2034 तक का ही होगा। जो बाकी की रिमेनिंग टर्म है ना, तो उतने टाइम पीरियड का ही उसका टर्न्योर रहेगा। राइट। 5 साल के लिए नहीं होएगा। फिर अगर इन केस बीच में डिसोल्यूशन होती है तो जो रिमेनिंग टर्म है 2 इयर्स 3 इयर्स जितनी भी बची है उतने टाइम पीरियड के लिए ही वो जो सरकार आएगी नई वो रहेगी। राइट। तो इसके लिए फिर कुछ अमेंडमेंट्स करनी होगी। जैसे आर्टिकल 83 है, जो आर्टिकल 83 में क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का ड्यूरेशन है। आर्टिकल 172 है स्टेट लेजिस्लेचर का ड्यूरेशन जिसमें दे रखा है, तो इनमें अमेंडमेंट्स होएगी। इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में अमेंडमेंट होएगी। एक नया आर्टिकल ऐड किया जाएगा, आर्टिकल 82A कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, टू सिंक्रोनाइज द टर्म ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, दोनों की टर्म को सिंक्रोनाइज करने के लिए एक नया आर्टिकल ऐड किया जाएगा।
अब ये जो रिपोर्ट सामने आई है, ये रिपोर्ट बनी है 18,626 पेजेस की, और इसको बनाने के लिए 191 डेज लगे हैं। प्रॉपर इस पे रिसर्च वर्क हुआ है, जो एक्सपर्ट्स है उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है, जिसके बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है, राइट। तो आगे क्या होता है, अगर ये रिपोर्ट पास होती है तो वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो भी है हमारा मुद्दा, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा 2029 से, राइट। तो आगे जो भी न्यूज़ रहेगी उसको हम डिस्कस करेंगे, और लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, कीर्ति स्कीम कवर्ड द चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप। कीर्ति स्कीम, जो कीर्ति स्कीम है ये कौन से एज ग्रुप के बच्चों के लिए है? तो कीर्ति स्कीम है 9 ईयर से लेकर 18 ईयर्स के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए ये स्कीम जो है लॉन्च करी गई है। और इसको लॉन्च किसने करा है? हमारे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने कीर्ति स्कीम को लॉन्च किया है चंडीगढ़ में। कीर्ति की फुल फॉर्म क्या है? तो कीर्ति की फुल फॉर्म है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, राइट। अब इसमें क्या होगा, कीर्ति स्कीम के अंडर जितने भी 9 से लेकर 18 इयर्स की एज ग्रुप के बच्चे हैं, इन बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इंगेज किया जाएगा, सो दैट कि जो आजकल के बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं या फिर गैजेट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहने लगते हैं, गेम्स खेल रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, या कुछ भी जो गैजेट्स में जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उन सब चीज़ों से उनको अलग करने के लिए ये जो कीर्ति स्कीम है ये लॉन्च करी गई है। गॉट इट। नेक्स्ट है सर रिचर्ड हैडली मेडल। सर रिचर्ड हैडली मेडल, ये जो मेडल है ये कौन सी स्कीम से रिलेटेड है? तो ये जो मेडल है दिस इज रिलेटेड विद क्रिकेट। तो क्रिकेट के फील्ड में सर रिचर्ड हैडली मेडल जो है वो दिया जाता है। तो इस साल ये जो मेडल दिया गया है ये किसको दिया गया है? रचिन रविंद्रा जी को। रचिन रविंद्रा को दिया गया है इनकी 2023 की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। और ये जो मेडल है ये एनुअली दिया जाता है, न्यूजीलैंड का मेडल है। तो बेस्ट न्यूजीलैंड मेंस क्रिकेटर मेडल है ये, इसका जो फुल नेम है क्या है? बेस्ट न्यूजीलैंड मेंस क्रिकेटर मेडल है। और ये जो रचिन रविंद्रा जी है इनको इस साल मेडल दिया गया है, और इसके साथ ही ये इस मेडल के यंगेस्ट रिसिपिएंट बन चुके हैं। तो हु इज द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ दिस मेडल? सर रिचर्ड हैडली मेडल। तो नाम है रचिन रविंद्रा, राइट। तो ये यंगेस्ट रिसिपिएंट है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हाट इज बजरंग। बजरंग क्या है? बजरंग एक पुल टग का नाम है। पुल टग जो होते हैं ये इंडियन नेवी में होते हैं। इंडियन नेवी में कई बार क्या होता है, जो शिप्स वगैरह है कहीं पे स्टक हो जाते हैं तो उनको वहां से एक तरह से टग करने के लिए, टो करने के लिए ये जो पुल टग है ये यूज किए जाते हैं। तो रिसेंटली ये जो बजरंग नाम का पुल टग है तो इसको अभी लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? गुजरात में भरूच के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो बजरंग है ये मेक इन इंडिया के अंडर ये थर्ड पुल टग है, थर्ड 25T बुलाट पुल टग है जो अभी लॉन्च किया गया है, राइट। तो ये है पुल टग। नेक्स्ट है नेम द एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट्स। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट्स ये लॉन्च किया गया है बाय इंडियन नेवी। एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। तो अब नाम क्या है? तो नाम हमने बताना है, नाम है अग्रय एंड अक्षय। तो दोनों ही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, अग्रय एंड अक्षय, राइट। तो ये जो अग्रय एंड अक्षय है ये जो दो शिप्स है ये अर्नाला क्लास के शिप्स है। कौन सी क्लास के शिप्स है? अर्नाला क्लास के शिप्स है जो इंडियन नेवी में जो है लॉन्च किए जा रहे हैं। और पहले जो इन सर्विस हैं वो कौन सी क्लास के शिप्स हैं? वो है अबे क्लास के शिप्स। अबे क्लास के शिप्स को ये अर्नाला क्लास के जो शिप्स है ये रिप्लेस कर रहे हैं। और कहाँ पे इनको लॉन्च किया जा रहा है? कोलकाता के अंदर इनको लॉन्च किया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट है पीएम सूरज पोर्टल प्रोवाइड्स क्रेडिट सपोर्ट टू 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स। पीएम सूरज पोर्टल, पीएम सूरज पोर्टल ये क्या करता है? ये
क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। एम है 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स को क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करवानी है। अब ये जो एंटरप्रेन्योर्स है ये कौन से एंटरप्रेन्योर्स होंगे? तो ये वो वाले 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो डिसएडवांटेज्ड सेक्शन के हैं, राइट। जो डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस को बिलोंग करते हैं उन एंटरप्रेन्योर्स को क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा अंडर पीएम पोर्टल स्कीम, राइट। अब ये जो पीएम सूरज है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण। नेक्स्ट है वेयर इज नुमालीगढ़ रिफाइनरी फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस। नुमालीगढ़ रिफाइनरी ये कहाँ की है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी ये असम स्टेट की है, ये असम की है, असम बेस्ड नुमालीगढ़ रिफाइनरी है। तो इन्होंने अपना पहला ओवरसीज ऑफिस जो है वो ओपन किया है। कहाँ पे किया है? बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश में ढाका के अंदर, राइट। तो अब ये जो बांग्लादेश, ये क्या है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी ये एक तरह की फ्रेंडशिप पाइपलाइन है। ये क्या है? ये एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन है, फ्रेंडशिप पाइपलाइन है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, फ्रेंडशिप पाइपलाइन। अब इस पाइपलाइन के थ्रू जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, जो भी इंडिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उनको बांग्लादेश में भेजा जाएगा, राइट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बांग्लादेश में जो है भेजा जाएगा अंडर दिस जो है फ्रेंडशिप पाइपलाइन। नुमालीगढ़ रिफाइनरी का इसीलिए जो पहला ओवरसीज ऑफिस बांग्लादेश के अंदर खोला गया है। रिसेंटली जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनका और जो बांग्लादेश की है शेख हसीना जी, उन दोनों के बीच में ये जो फ्रेंडशिप पाइपलाइन का जो है एक तरह का एग्रीमेंट है वो साइन हुआ है। तो जिसके थ्रू हम अपनी फ्रेंडशिप को थोड़ा और बढ़ाएंगे और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उनको हम बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करेंगे, राइट। नेक्स्ट है पांडवुला गुट्टा, पांडवुल गुट्टा या पांडवुला गुट्टा। तो ये क्या है? ये एक एक्सक्लूसिव जियो हेरिटेज साइट है। तो इसको डेजिग्नेट किया गया है एज ए एक्सक्लूसिव जियो हेरिटेज साइट। नाम क्या है? पांडवुल गुट्टा। तो ये है पांडवुल गुट्टा या पांडवुला गुट्टा। तो ये कौन सी स्टेट के अंदर है? तो ये है तेलंगाना स्टेट के अंदर। तो इसको जियो हेरिटेज साइट जो है ये किसने डेजिग्नेट किया है? बाय आवर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट है नेम द फर्स्ट स्टेट विच बाय लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। अब जब तक आर्टिकल 370 था जम्मू कश्मीर के अंदर तब तक हम जम्मू कश्मीर में कोई भी लैंड बाय नहीं कर सकते थे। अब आर्टिकल 370 हटा दिया गया है तो अब जम्मू कश्मीर में हम लैंड बाय कर सकते हैं। तो कौन सी स्टेट है? पहली कौन सी स्टेट है जो जम्मू कश्मीर में लैंड बाय करने जा रही है? तो वो है महाराष्ट्र, राइट। महाराष्ट्र स्टेट जम्मू कश्मीर में लैंड बाय करने जा रही है, राइट। इनके बीच में प्रॉपर एग्रीमेंट वगैरह हो चुका है, तो बस पेमेंट करनी है और जो लैंड है मिल जाएगी। और वहाँ पे ये कुछ टूरिस्ट के लिए ये बना रहे हैं जहाँ पे जाकर जो महाराष्ट्र में जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह जाएंगे तो वहाँ पे जाकर वो स्टे करेंगे, राइट। नेक्स्ट कुछ और न्यूज़ है जिसमें से है पॉल अलेक्जेंडर। रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 78 ईयर्स। कौन है ये पॉल अलेक्जेंडर? पॉल अलेक्जेंडर वॉज अ मैन विद आयरन लंग। ये है पॉल अलेक्जेंडर। 8 ईयर्स की एज में, जब ये 8 ईयर्स के थे तो इनको पोलियो हो गया था। पोलियो की वजह से इनकी जो बॉडी थी, नेक के नीचे की जो बॉडी थी पूरी पैरालाइज्ड हो गई थी। तो जिसकी वजह से इनका ऑपरेशन हुआ और इनमें आयरन लंग्स जो है ये पूरा का पूरा ये जो आयरन लंग है ये लगा दिया गया। तो उसके बाद जो इनके पूरी ज़िंदगी है, जो बाकी के 70 ईयर्स है वो इनके आयरन लंग्स के साथ ही गुजरे हैं और रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। तो इसके लिए इनका जो नाम आया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर एज द लॉन्गेस्ट आयरन लंग पेशेंट। तो अब ऐसा नहीं है कि अब ये प्रॉब्लम आई आयरन लंग की इनके अंदर जो भी था तो इसके बाद इन्होंने अपनी ज़िंदगी जीनी छोड़ दी। प्रॉपर इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की, जो भी डिग्री करनी थी इन्होंने करी। उसके बाद इवन के पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी इन्होंने एक बुक लिखी। कौन सी बुक लिखी? बुक का नाम था 3 Minutes for a Dog, My Life Inside an Iron Lung,
तो ये इनकी बुक का नाम है, राइट। तो बुक का नाम इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। अब देखो, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो है इंडिया में इलेक्शन कमिश्नर। अब रिसेंटली ये जो दोनों इलेक्शन कमिश्नर थे ना, दोनों ने ही रिजाइन दे दिया था। तो अब रह गया था पीछे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारा? राजीव कुमार। कब ये बने थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर? 2020 के अंदर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे। तो अब दो इलेक्शन कमिश्नर जो थे, अभी फिलहाल के लिए जो इनका जो है टाइम टू टाइम जो प्रेसिडेंट है वो इनको चेंज करती रहती है। फिलहाल के लिए जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो क्या है कि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो कितने होंगे? दो होंगे। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और दो इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो अभी रिसेंटली दो इलेक्शन कमिश्नर जो है ये नए अपॉइंट किए गए हैं। एक है सुखबीर संधू। सुखबीर संधू कहाँ के हैं? ये पंजाब के हैं। और दूसरे हैं इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार कहाँ के हैं? ये केरला के हैं, राइट। एक नॉर्थ इंडिया से, दूसरा साउथ इंडिया से, राइट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार है। और दो इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुखबीर संधू एंड ज्ञानेश कुमार, राइट। कुछ और न्यूज देख लेते हैं। महाराष्ट्र में अहमदनगर जो डिस्ट्रिक्ट था उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? अब अहिल्या नगर, राइट। क्यों? क्योंकि 18th सेंचुरी में वहां की एक मराठा क्वीन थी जिनका नाम था अहिल्या बाई होलकर। तो उनके नाम से ही इनका नाम बदलकर अब रख दिया गया है अहिल्या नगर। अब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। कहाँ पे है ये पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ये असम के अंदर है। तो अब बात हो रही थी कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको डीनोटिफाई किया जाए। तो इसके बारे में जो भी प्रॉपर केस था ये सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा था। तो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है इस पे आ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया है कि जो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये नोटिफाइड ही रहेगी, इसको डीनोटिफाई नहीं करा जाएगा। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, है और रहेगी भी, राइट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से इसको नहीं हटाया जाएगा। फिर कपिल देव प्रसाद बिहार के हैं ये। कपिल देव नहीं है क्रिकेटर जो है, ये कपिल देव प्रसाद जो है ये बिहार के हैं। तो रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। तो 2023 में इनको पद्मश्री दिया गया था। पद्मश्री मिला था इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। पद्मश्री क्यों दिया गया था? क्योंकि हैंडलूम इंडस्ट्री में इन्होंने काफ़ी अच्छा अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दी है। इसके अलावा एक 52 बूटी साड़ी है, वो इन्हीं की बनाई हुई है 52 बूटी साड़ी। ये क्या है 52 बूटी साड़ी? साड़ी है, साड़ी के ऊपर ये 52 बूटीज जो 52, 52 मीन्स 52, तो 52 बूटी से उसके ऊपर प्रॉपर वर्क किया हुआ है, राइट। तो 52 बूटी साड़ी कहाँ की है? बिहार की है, ओके। नेक्स्ट है बुक्स। ये दो बुक्स है, बुक्स के नाम और ऑथर्स के नाम। एक बुक है गोटबाया राजपक्षा की। गोटबाया राजपक्षा ये कौन है? ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है। कहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट है? ये श्रीलंका के फॉर्मर प्रेसिडेंट है, राइट। श्रीलंका के ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है गोटबाया राजपक्षा। तो ये कब से कब तक यहाँ के प्रेसिडेंट रहे थे? 2019 से लेकर 2022 तक के। अब इस टाइम पीरियड में श्रीलंका में देखे गए हैं वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, बहुत ही भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे। तो उससे रिलेटेड इन्होंने एक बुक लिखी है। इन्होंने बोला है कि वो जो इकोनॉमिक क्राइसिस उस टाइम पे श्रीलंका के अंदर आए थे वो एक कॉन्स्पिरेसी थी, मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी थी। ये जो प्रेसिडेंट साहब है ये खुद बोल रहे हैं कि इनके अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी थी, जो इनको प्रेसिडेंसी की जो पोस्ट थी उसको हटाने के लिए ये कॉन्स्पिरेसी इनके अगेंस्ट पूरी की पूरी बनाई गई थी, राइट। तो बुक का नाम क्या है? द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, राइट। द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। फिर नेक्स्ट बुक का नाम है इजराइल वॉर डायरीज। किसकी बुक है? विशाल पांडे की। इजराइल वॉर डायरीज किसकी बुक है? विशाल पांडे की। इजराइल वॉर डायरीज के अंदर क्या है? जो इजराइल और हमास के बीच में वॉर चल रही है, हमास या हमस जो भी बोलो, इन दोनों के बीच में जो वॉर चल रही है उसको लेकर ये बुक जो है लिखी गई है, जिसका नाम है इजराइल वॉर डायरीज, राइट। तो इसके साथ ही हमारी जो आज की वीडियो है ये खत्म होती है। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।